नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है 5 का पंच, सरकारी पेपर निकालेंगे हम। तो टॉप 5 न्यूज़ एनालिसिस विद एमसीक्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये है एग्जामोपीडिया प्लस वर एग्जाम फोबिया एंड्स। तो जल्दी से आइए, शुरुआत करते हैं अपनी टॉप 5 न्यूज़ से देखते हैं। सर आज यानी जो तारीख है आपकी हम लोग बात कर रहे हैं यू कैन से 15th ऑफ जुलाई तो कौन-कौन सी 5 न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा उन सबसे पहले मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर भी। आप अनअकैडमी पे मेरे को फ़ॉलो कर सकते हो और मेरा नाम है संचित खन्ना। अगर आप ये लिखोगे तो आपको मेरी प्रोफ़ाइल मिलेगी, आप मेरे को फ़ॉलो कर सकते हो। मोर देन 480 पीपल मेरे को फ़ॉलो कर रहे हैं अभी एंड 40 प्लस डेडिकेशंस मेरे को मिल चुके हैं। अगर आपको लगता है मैं ठीक-ठाक पढ़ा लेता हूँ, तो आप आपको डेडिकेट भी कर सकते हो। अगर आपको अनअकैडमी पर कोई कोई सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसका कोड है ड्रीम टू राइज़ मेरा और आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरी क्लासेस को अगर वॉच करते हो आप लोग, तो आपको सर 10% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक है एग्जामोपीडिया प्लस या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप सिर्फ इतना भी लिख दोगे जाके टेलीग्राम के ऊपर चैनल खुलकर आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, क्विज मिल जाएगा और आपको कोई भी आपकी क्वेरी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जल्दी से आओ, हम लोग देखते हैं अभी पहली न्यूज़ क्या है। ये देखो पहली न्यूज़ है अपनी नीति आयोग। जब देखिएगा बहुत ध्यान से एस्पिरेंट्स, नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन has launched the ATL app development module for school children across the country. The ATL app is an online course which is completely free. नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली बच्चों के लिए अटल टिंकरिंग लैब बोलते हैं। जो आप देख रहे हो, जो आपका एटीएल लिखा है, एटीएल का मतलब क्या है? इसका मतलब है एयरटेल टिंकरिंग लैब ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है। अटल टिंकरिंग लैब ऐप एक ऑनलाइन कोर्स है जो कि पूरी तरीके से मुफ्त है। यानी कि हमको कुछ इतनी बात हमको बस समझ में आ गई है कि सर देखो उधर पे 2 वर्ड निकल कर आए हैं जो हमारे लिए की है। एक है नीति आयोग और दूसरा है इनका एक प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन और तीसरा पे निकल कर आ रहा है एक ऐप आई है। तो मतलब 3 बातें सर इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग क्या होता है? नीति आयोग का मतलब है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हम लोग भारत का थिंक टैंक भी कहते हैं। और ये 2017 से काम बेसिकली प्रॉपरली कर रहा है। अब यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट किसका था? ये रिप्लेसमेंट था का कहते हो प्लानिंग कमीशन का। इसकी एक योजना है, इसको लोग बोलते हैं एम, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन जिसका जो फोकस है वो है आपका सेतु, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन। और उसी में एक ऐप आई है, कहते हैं अटल टिंकरिंग ऐप, अटल टिंकरिंग लैब। चलिए से आगे समझते हैं इसका एनालिसिस थोड़ा सा डिटेल में। तो भाई इस पर्पस क्या था एम लाने का? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एम? तो भाई मैंने जैसे अभी आप लोग को मैंने बताया था कि एम दैट इज अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन को लाने का जो पर्पस था सरकार का वो सिर्फ था कि भाई देश में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हम कहते हैं ना कि हम सबको मालगाड़ी का डिब्बा बनना है पर किसी को मालगाड़ी का इंजन नहीं बनना। मतलब सबको नौकरी करनी है पर नौकरी देने वाला कोई नहीं बनेगा। तो वो जो मानसिकता है उसको हटाकर हमको एम्प्लॉयर बनना है, एम्प्लॉय नहीं। तो सेतु का फंडामेंटल लेकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैलेंट यूटिलाइजेशन का फंडामेंटल लेकर सरकार ने एम को लॉन्च करा। यहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करा जाएगा। अब इस एम के अंदर दो बातों पे फोकस करा जा रहा है कि जो बच्चे छोटे हैं, जो उनको अटल टिंकरिंग लैब, जी हाँ, एटीएल की मदद से हम उनके अंदर एक क्रिएटिव माइंडसेट लेकर आए स्कूल्स में ही जो वो पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि आगे जाकर वो एम्प्लॉयर बने, एम्प्लॉय नहीं। और दूसरा है अटल इंक्यूबेटर्स। अब ये उन लोगों के लिए है जो यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री के अंदर पहुंच चुके हैं, उनको हम उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करें। तो यहाँ पर भी हम बात जो न्यूज जुड़ी हुई थी अटल टिंकरिंग लैब से। जल्दी से आओ देख लेते हैं हम लोग एक बार कि सर इससे क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन आपका बनता है एस्पिरेंट सर, देखिएगा, हाउ मेनी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल इज अवेलेबल अंडर एटीएल ऐप? जो भी एटीएल ऐप लॉन्च करी गई है उसके अंतर्गत कितने लर्निंग मॉड्यूल आपका कहते हो यहाँ पर निर्धारित करे गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। जी हाँ, तो 6 मॉड्यूल है जिसकी मदद से बच्चे पढ़कर आपका कहते हैं ऐप वगैरह डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट ला सकते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है? ये सब कुछ फ्री है आपके लिए। चलिए, जैसे एग्जामोपीडिया प्लस फ्री है, वैसी सरकार की एटीएल ऐप भी आपके लिए भी फ्री है। चलिए साहब बात करते हैं आपका अगला न्यूज़ क्या है। देखो आपका अगला न्यूज़ जुड़ा हुआ है कोविड से।
over 19,000 people have recovered from COVID-19 across the country in last 24 hours। यानी अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर 20,000 के आसपास लोगों की रिकवरी हो रही है डेली बेसिस पर। ये जो कि एक अच्छी बात है। और इसी के चलते भारत का जो रेट है अभी आपका कोविड का, वो 63% के अप्रोक्सीमेटली पहुंच चुका है। यानी अगर भारत में 100 लोग बीमार हैं तो उसमें से 63% लोग सही भी हो रहे हैं, जो एक कहीं ना कहीं अपने आप में संतोषजनक बात है। अपने आप में कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा सांत्वना देने वाली बात है कि अगर कल को बीमार पड़ भी रहे हैं लोग तो उसमें से मैक्सिमम लोग सही भी हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो एक अच्छी जो खबर है वो ये कि 5 लाख से ऊपर कोविड-19 पेशेंट जो है वो भारत में रिकवर कर चुके हैं। तो 19,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं आपका 24 घंटे के अंदर, और 5 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि अभी आपका स्वस्थ हो चुके हैं। यानी 9 लाख से ऊपर केसेस हो रहे हैं और 5 लाख से ऊपर लोग स्वस्थ हैं। तो यानी कहीं न कहीं कुछ हद तक संतोषजनक बात देखने को हमको मिलती है। अगर इसका हम एनालिसिस करते हैं एस्पिरेंट्स, तो देखो यहाँ पर जो अगर एनालिसिस करोगे तो इम्पोर्टेंट क्या है, कोविड-19 से ग्रस्त टॉप 5 कंट्री कौन-कौन सी है? भाई यूएसए हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, और सर ये लो इंडिया। एशिया का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एशिया में एक आपको देखो देखने को मिल जाएगा, रशिया आपका आ रहा है, दूसरा आपका इंडिया आ रहा है। लेकिन अगर साउथ एशिया में देखोगे तो आपको मेनली आपका इंडिया है जो कि टॉप 5 में बना हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दूसरा आपका है यूके। तो मतलब यूएसए, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड यूके। अगर बात करें सर कोविड-19, तो कोविड-19 बेसिकली आपका शुरू होता है वुहान शहर, चाइना के वुहान से शुरू होता है, सबको पता है। और अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में शुरू होता है केरला के कासरगोड से। जी हाँ, तो केरला के कासरगोड से आपका बात करेंगे शुरू होता है भारत में कोविड-19। जनवरी की आखिरी तारीख में आपका जाकर क्यूकेन से केस केस मिलना शुरू होते हैं, और वहां से आप देखोगे पूरा फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने के अंदर इसने बिल्कुल तांडव मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ी पैंडेमिक महामारी के रूप में कोविड-19 उसमें निकल कर आ रहा है। और अगर एक और अच्छी बात देखो जाए, तो कोविड-19 का जो फैटेलिटी रेट है, फैटेलिटी रेट बेसिकली बोलते हैं, मतलब कि यानी जो मृत्यु दर है वो कितनी परसेंट है भारत में, वो है 2.72%, जो कि दुनिया की जो आपका कहते हो ना कि मृत्यु दर है उससे बहुत कम है। अब सवाल ये है कि दुनिया की आपका फैटेलिटी रेट क्या है, व्हाट इज द फैटेलिटी रेट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि सर दुनिया का रेट क्या है। मैंने आपको बता दिया इंडिया का रेट क्या है। जल्दी से ये देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या बना है। क्वेश्चन बनता है कि सर प्लाज्मा थेरेपी, आपने सुना होगा एक थेरेपी जिससे कि हम कोविड का इलाज करने की कुछ हद तक कोशिश कर पाते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी एस्पिरेंट्स पहली बार कब यूज में आई थी? तो क्या वो 2020 में आई थी, 1920 में आई थी, 1890 में आई थी, या फिर 1899 में आई थी? तो उसका राइट आंसर है यहाँ पर 1890। जी हाँ, 1890 में डायप्थीरिया नामक बीमारी को इस्तेमाल करने के लिए, मतलब कहते हो सही करने के लिए आपका निकल कर आई थी, हम लोग कह देते हैं प्लाज्मा थेरेपी। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी जो को बात करी जाए तो कॉन्वलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी इसे कहा जाता है। कॉन्वलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी इसे कहा जाएगा, और भारत का जो पहला हॉस्पिटल उसको बोलते हैं केजीएमयू लखनऊ, जो कॉन्वलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी करने में सक्सेसफुल रहा था। और अभी हाल ही में प्लाज्मा, अगर बात करें प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कौन कर रहा है, तो आपका दिल्ली में हुई है। और प्लाज्मा प्लैटिना के नाम से शुरुआत कहाँ हुई है सर, वो हुई है आपका बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र में हुई है, प्लाज्मा प्लैटिना के नाम से। तो दिल्ली में प्लाज्मा बैंक आया है, और प्लाज्मा प्लैटिना कहाँ शुरू हुआ, तो वो है महाराष्ट्र में। और प्लाज्मा थेरेपी पहली बार कब हुई थी, तो वो थी 1890 में, डायप्थीरिया बीमारी को दूर करने के लिए। आइए देखते हैं भाई अगली न्यूज क्या है। अपनी अगली न्यूज है यहाँ पर, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट इंडियन रेलवे विल बी द लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड टू हैव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रिप्लेसिंग डीजल। यानी कुल मिलाकर 2030 तक, जी हाँ, जरा साल देखिएगा एस्पिरेंट्स, 2030 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात बोली है हमारे पीयूष गोयल साहब ने, जो कि हमारे हैं रेलवे मिनिस्टर। और ये हमारे एक और मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं, ये कौन से मंत्री हैं, तो अगर बात करी जाए सर ये कौन से मंत्री, तो इनके पास कॉमर्स और इंडस्ट्री है, यानी इनके पास दो मंत्रालय आ जाते हैं। एक आ जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक इनके पास रेलवे मंत्रालय तो है ही। और ये राज्यसभा मेंबर हैं, ये आते हैं महाराष्ट्र से। ठीक, तो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा है कि भारत की जो रेलवे है उसका 100%
विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा और ये 100% स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला ग्रीन रेलवे होगा। तो बात ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम ग्रीन रेलवे, तो ग्रीन रेलवे एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर। और 2030, तो 2030 तक, कौन से साल तक? 2030 तक भारत का रेलवे बन जाएगा आपका ग्रीन रेलवे, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो भारत सरकार 5% रेलवेज को, यानी कि 151 रेलवेज, तो अगर हम बात करेंगे तो क्या कर रही है? प्राइवेटाइज करने की आपका पहल कर रही है। आइए देखते हैं एनालिसिस क्या कहता है। एनालिसिस देखो हमारा यहाँ पे कह रहा है, इन इंडिया ग्लोबल वीक 2020, जिसका थीम है बेसिकली, ये आपका शुरू है 9 से 11 जुलाई, 9 से 11 जुलाई। इसका थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसको इनॉग्रेट करा है खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर सरकार ने बिडिंग अलाउ करी थी 151 ट्रेन के लिए, जो कि 5% है टोटल ट्रेन का। वह 5% जो बाकी ट्रेन हैं उनको प्राइवेटाइज करने की यहाँ पर सरकार ने पेशिश करी है। किसमें करी है? इंडिया ग्लोबल वीक जो चला है 9 से 11, इसका थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इसको जल्दी से एक बार आप लोगों के हाईलाइट भी कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को ये याद हो जाए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसको इनॉग्रेट करा था खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, चलो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन बनता है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वो कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ है, कन्याकुमारी माता वैष्णो देवी है, मैंगलोर टू माता वैष्णो देवी है, अगरतला टू बैंगलोर है। तो क्या आपको बताऊँ मैं इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका है कन्याकुमारी टू डिब्रूगढ़। कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ आपका चलती है विवेक एक्सप्रेस, चलती है विवेक एक्सप्रेस। तो दैट इज द लॉन्गेस्ट रूट, दैट इज द लॉन्गेस्ट रूट। ठीक है, चलिए आपको आपकी अगली न्यूज निकल कर आती है। शानदार न्यूज है, कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट करने वाली न्यूज है। न्यूज कुछ ऐसी है कि द फोर्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 has entered the Guinness World Record for being the world largest camera trap wildlife survey। मतलब क्या है? जो अभी आपका हाल ही में शेर को लेकर हम देखते हैं ट्राया का एस्टिमेशन करा गया था, वो चौथी बार फर्स्ट ऑफ ऑल करा गया था। यानी कौन सा साइकिल था? फोर्थ साइकिल था। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला एक तरह का एस्टिमेशन भी बन गया, एक सर्वे भी बन गया। लेकिन ये क्यों बना ऐसा सर्वे? क्योंकि लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, जरा समझते हैं ध्यान से इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कैमरा से दुनिया का सबसे बड़ा वन जीव सर्वेक्षण होने के कारण, अब जरा ये लाइन समझिएगा, ये थोड़ा आसान कर देती है हमारी जो भाषा है ना हिंदी, थोड़ा आसान कर देती है हमारे लिए। कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन जीव सर्वेक्षण हुआ था, जो कि भारत में हुआ। तो इसका ये चौथा साइकिल हुआ और इसीलिए ये आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो चुका है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में कि 2018 में कौन सा साइकिल हुआ था? तो चौथा हुआ था। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या दर्ज हुआ है? कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन जीव सर्वेक्षण दर्ज हुआ है 2018 का। जरा समझते हैं इसका एनालिसिस में क्या है। उसके एनालिसिस में है यहाँ पर द कंट्री में अब हमारे कितने हो गए हैं शेयर? तो वो हो गए हैं 2967, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। 2967 आपके शेयर हो चुके हैं। अगर देखोगे यहाँ पर तो इंडिया जो है वो दुनिया के 75% टाइगर पॉपुलेशन अपने यहाँ समेट के रखा हुआ है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग में हमने कमिटमेंट करा था, हमने कमिटमेंट करा था सेंट पीटर्सबर्ग में। और हमने वो कमिटमेंट यही था कि हम जो टाइगर की आपका कहते पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो कमिटमेंट हमने कब करा था? यही आपका एमसीक्यू है। जल्दी से ये देखते हैं एमसीक्यू को हम लोग एक बार। एमसीक्यू ये है, विच इज द टारगेट ईयर ऑफ डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन एज रेजोल्यूशन टेकन इन सेंट पीटर्सबर्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है? तो भैया ये रशिया में है। ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है आफ्टर मॉस्को। आफ्टर कहते हैं आपका कहते हैं मॉस्को, की सेकंड लार्जेस्ट सिटी हो जाएगी सेंट पीटर्सबर्ग। तो 2010 में यानी 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक बैठक के अनुसार बाघों की आबादी को दुगना करने का लक्ष्य भारत ने रखा था। तो सर ये लक्ष्य 2010 में रखा गया था कि हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। कब तक करेंगे? तो क्या वो उसका आंसर 2020 है, या उसका आंसर 2019 था, 21 था, या 22 था? जिसका जो राइट आंसर था 2022। सेंट पीटर्सबर्ग अगर हम सम्मेलन की बात करेंगे तो उसके हिसाब से 2022 तक दुगना करना था, हमने 18 में ही कर लिया है। तो ये हमारे लिए एक कहीं ना कहीं
कहते हैं ना कि उत्साह की बात है। चलिए सर देखते हैं सर हमारी अगली न्यूज़ क्या है। तो देखो आपकी अगली न्यूज़ आती है कि सिंगापुर में भी इलेक्शन हुए थे। सिंगापुर में इलेक्शन हुए तो वहाँ के जो पीएम साहब थे उन्हें फिर से चुन लिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके? ली हिसेन लूंग, जो कि पैप पार्टी के थे, पीपल एक्शन पार्टी के थे। इनको दोबारा से चुन लिया गया। ये 2004 से वहीं पर है इस समय। ठीक है, तो 83 सीट्स इनको मिली हैं आउट ऑफ 93। तो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बस ली याद रख लीजिएगा। तो ली हसीन लूंग ये इनका नाम है। पार्टी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इनका नाम। तो नाम क्या है? मिस्टर ली। तो अगर आप जैसे क्या करें, जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेट ली, तो अगर वैसे ही आप याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हैं यहाँ पर मिस्टर ली। और ये रही आपकी न्यूज़। तो इसको एक बार मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग को याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। इनका नाम है ली हिसन लूंग। अब जल्दी से आइए देखते हैं इसके ऊपर आपका क्या बनता है एनालिसिस। देखो 68 ईयर्स के हैं। 68 ईयर्स के हैं आपका मिस्टर ली। और ये 2020 का चुनाव जीतते हैं। 2004 से वहां के पीएम, कहाँ के? साथ सिंगापुर के पीएम बने हुए हैं। और अगर देखें सर यहाँ पर जो एमसीक्यू है वो क्या कह रहा है? तो एमसीक्यू से पूछा जा रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर के भैया राष्ट्रपति कौन है? सवाल है कि मिस्टर ली कुआन है, मिस्टर हलीमा याकूब है, एसआर हशीम है, या होल्गर नाक है। तो कौन है आपका सिंगापुर के राष्ट्रपति? देखो बने तो अभी है प्रधानमंत्री, पर राष्ट्रपति कौन है? देखो पेपर में ऐसा ही होता है कि जो कोई चीज न्यूज में है वो क्वेश्चन में नहीं है। देखो न्यूज में था प्राइम मिनिस्टर, पूछा क्वेश्चन क्या आपसे? मैंने प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही बनेगा। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपल है। प्रेसिडेंट जो है वो है हलीमा याकूब। ये आपको याद करना है। हलीमा याकूब इज द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। और मिस्टर ली हसेन लूंग बने हैं अभी आपका हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ठीक है, चलो। सब देखो मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी लेकर आया हूँ। अभी हाल ही में एक स्कीम हमारी न्यूज में थी, उसका नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और अभी काफी न्यूज में रहती है। अब ये स्कीम है क्या? और ये एक्चुअली एक निवेश की स्कीम है जहां पर हम गोल्ड के माध्यम से निवेश करते हैं। जल्दी से समझते हैं हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी ये स्कीम है क्या। इसको लोग शॉर्ट में बोल देते हैं SGB। क्या बोल देते हैं? SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की स्कीम है, जहाँ पर हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं। और बाय किस में करेंगे? बेसिकली ग्राम्स ऑफ गोल्ड में बाय करते हैं। ये एक फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है। मतलब हम जो घर में सोने के बिस्किट या फिर ज्वेलरी बना के रखते हैं उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है ये। अब यहाँ पर अगर हम सरकार को प्राइस देते हैं कैश में, सरकार हमको उसके बदले बॉन्ड देती है। हमने प्राइस दिया तो उसने हमको उसके बदले बॉन्ड दिया, जिसको हम बाद में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो आपका टाइम आ जाएगा, मेच्योरिटी टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकते हैं। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन्वेस्ट कर सकती है, ट्रस्ट कर सकती है, यूनिवर्सिटी कर सकती है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं। सर NRI कर सकता है क्या? नहीं, NRI नहीं कर सकता है। ठीक है। और बाकी सर कंपनी कर सकती है? नहीं सर, कंपनी भी नहीं कर सकती है। देखो जितने को नाम यहाँ पे लिखे हैं बस ये उतना ही लोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। कंपनी नहीं कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकती है, NRI नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग नहीं कर सकते हैं क्या क्या कहते हो इस स्कीम के अंदर निवेश। सर देखिए देखिए ध्यान से कि अगर बात करते हैं इस स्कीम की, तो इस स्कीम में मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? तो वो है 1 ग्राम का। ये है 1 ग्राम का। और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 4 किलोग्राम पर इंडिविजुअल। और अगर HUF की बात करेंगे तो 4 किलोग्राम फॉर HUF एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी 1 ग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक निवेश कर सकते हैं। और अगर ट्रस्ट है तो 20 किलोग्राम तक। ये स्कीम कहीं ना कहीं हमारी जनरल नॉलेज के लिए प्लस हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में जुलाई में ही इसका एक कहते हैं ना एक एडिशन आया था, जो कि अब तक ओपन था। आई थिंक 10 जुलाई तक ओपन था। अभी अगस्त में भी इसका एक एडिशन आएगा। अभी इसका एक एडिशन सितंबर में भी आएगा। तो अगर आपको स्कीम अच्छी लगती है तो आपको पता है गोल्ड के रेट अभी इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं या किसी को बता सकते हैं भाई देखो सरकार की एक स्कीम है जहाँ 1 ग्राम से लेकर 4 किलोग्राम तक हम आपका ले सकते हैं। और आपका समय में सवाल आएगा कि सर ये जो हम लेंगे तो किससे लेंगे, क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा ऑनलाइन लेने का? तो सब बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा आपकी अगली स्लाइड को। जो बॉन्ड जो आप ले रहे हो ना अभी स्कीम के अंदर, आप बॉन्ड लोगे, आपने सरकार को पैसा दिया, सरकार ने आपको बेसिकली
आपके बिहाफ पर सोना खरीद के रख लिया और आपको उसके बदले एक बॉन्ड दे दिया, मतलब आपको एक कागज़ दे दिया कि भई आपके पास इतने रुपए का सोना है जो कि सरकार खरीदेगी आपके बिहाफ पर। अब ये जो बॉन्ड है, इस पे कुछ मिलेगा क्या? हाँ सर, मिलेगा 2.5% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पर एनम आपको कहते हो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्याज मिलेगा। यानी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मानते हैं हमने 1 लाख रुपए का कहते हो निवेश करा और 1 लाख रुपए का सरकार ने सोना खरीदा। अब सोना अगर बात करो 50,000 के आस-पास चल रहा है, ठीक? तो 50,000 का 10 ग्राम चल रहा है, तो आपको मिलेगा कितना? आपको मिलेगा 1 लाख का 20 ग्राम। अप्रॉक्सिमेटली बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो अगर 20 ग्राम मिल गए तो 20 ग्राम का सोना सरकार ने अपने पास रख लिया। हमको 1 लाख रुपए का बॉन्ड का सर्टिफ़िकेट दे दिया कि भैया देखो 1 लाख का इन्होंने सोना खरीदा है और वो सोना मेरे पास है और वो आपका हमको सर्टिफ़िकेट सरकार ने दे दिया। अब जैसे-जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा, तो 50 का 52 हो सकता है, 53 हो सकता है, तो वो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, प्राइस बढ़ेंगे, वो हम बियर करेंगे। बढ़ेंगे तो बेनिफिट हम हमको मिलेगा और घटेंगे तो उसका लॉस भी हम ही देखेंगे। लेकिन इसके ऊपर सरकार ने एक जो अच्छी बात बोली वो ये कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए है, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, सरकार उस पे 2.5% इंटरेस्ट भी देगी। यानी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख उस पे सरकार मेरे को 2.5% पर एनम देने वाली है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इसमें अगर आप देखोगे तो अगली चीज़ क्या है इम्पोर्टेंट है, द इश्यू प्राइस ऑफ द गोल्ड बॉन्ड विल बी 50 ग्राम लेस देन द नॉमिनल वैल्यू टू दोज इन्वेस्टर्स अप्लाइंग ऑनलाइन। तो जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनको 50 ग्राम तक का बेनिफिट भी मिलेगा, 50 रुपए पर ग्राम का। यानी अगर ये आपको पड़ रहा था 4550 का, तो आपको ये पड़ेगा ऑनलाइन 4500 का, क्योंकि आपने इसको ऑनलाइन बाय करा है। तो बेनिफिट किस में है? ऑनलाइन बाय करने में है। और सर बेनिफिट एक और है कि आपको 2.5% का फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है। और कौन-कौन ले सकता है? इंडिविजुअल ले सकता है, एचयूएफ ले सकता है, ट्रस्ट ले सकता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ले सकता है। 1 किलो से 4 किलो तक और ट्रस्ट ले सकता है 20 किलो तक। तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए? तो फ्रॉम माय साइड बिल्कुल, अगर आपके पास अमाउंट है, तो अभी अगस्त में ये स्कीम आने वाली, ज़रूर से उसमें निवेश करिएगा। और कुछ डिटेल्ड और पूछनी हो तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सारे बैंक्स इसको इश्यू कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अपना सुबह-सुबह टाइम देने के लिए, इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।